नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास पर दिया जोर। ईटानगर की जनसभा में कहा, योजनाओं के लोकार्पण का इंतजार किए बिना सुविधाओं का हो इस्तेमाल। हफ्ते में 2 दिन चलेगी दिल्ली से नाहरलागुन एक्सप्रेस। राज्य सचिवालय परिसर और स्टेट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के शांतिर बाजार और अगरतला में करेंगे रैली। राज्य में कल शाम 5 बजे थमेगा विधानसभा चुनाव प्रचार। मेघालय में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा, मेघालय में बदलाव की जरूरत। प्रवर्तन निदेशालय का 280 करोड़ रुपए के हवाला मामले में नीरव मोदी के कई ठिकानों पर तलाशी। मुंबई के अलावा सूरत और दिल्ली में कार्रवाई। पीएनबी ने 11,400 करोड़ रुपए के अनाधिकृत लेन देन के सिलसिले में 10 अधिकारियों को किया निलंबित। सरकार का आश्वासन, कर्जदारों पर नहीं पड़ेगा असर। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे हैदराबाद। कल मक्का मस्जिद में नमाज अदा कर लोगों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी से शनिवार को दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का इस्तीफा। केपी शर्मा ओली होंगे देश के नए प्रधानमंत्री। सीपीएन-यूएमएल की स्थायी समिति की बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास पर जोर दिया है। ईटानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल में विकास के प्रकाश से पूरा देश रोशन होगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार सिर्फ दिल्ली से नहीं चलती और उन्होंने केंद्र के मंत्रियों को पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में भेजा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सरकार को दिल्ली से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने आज ईटानगर में दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य सचिवालय की इमारत राष्ट्र को समर्पित की और तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस के अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब योजनाओं की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जनता को लोकार्पण का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमने आकर के एक नया कल्चर शुरू किया। हमने नया कल्चर ये शुरू किया कि आप नेता का इंतजार मत करो, प्रधानमंत्री का इंतजार मत करो। अगर योजना पूरी हो चुकी है, उपयोग करना शुरू कर दो। जब आने का अवसर मिलेगा उस दिन लोकार्पण कर देंगे। काम रुकना नहीं चाहिए। और मुझे प्रेमा जी के प्रति अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने काम शुरू कर दिया और लोकार्पण का काम आज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस साल केंद्रीय बजट में घोषित आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली से नाहरलागुन एक्सप्रेस का नाम अरुणाचल एक्सप्रेस करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब ये हफ्ते में 2 दिन चलेगी। ये चौथी सौगात है। नई दिल्ली से नाहरलागुन एक्सप्रेस अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी और उसका नाम अरुणाचल एक्सप्रेस होगा। और अब रुख विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राज्य में राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों के शामिल हो जाने से चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में आज चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण त्रिपुरा जिले के शांतिर बाजार और पश्चिम त्रिपुरा जिले के अगरतला में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने राज्य में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं उसकी सहयोगी पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां बीजेपी का मुकाबला सत्तारूढ़ वाम दलों के साथ है।
और फिलहाल हम अपनी संवाददाता कृति मिश्रा का रुख करेंगे, अगरतला से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। कृति, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया और अब वो त्रिपुरा में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। शांतिर बाजार की बात करें, जहां प्रधानमंत्री की रैली होनी है, वो लेफ्ट का गढ़ रहा है। त्रिपुरा की सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी मोदी मैजिक की रणनीति के तहत काम कर रही है और इस मकसद को हासिल करने में प्रधानमंत्री कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। जी प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री की 2 रैली है त्रिपुरा में, पहली तो शांतिर बाजार है जो सीपीआई का गढ़ माना जाता है। वहां से अभी फिलहाल जो सरकार में प्रिजेंस मिनिस्टर हैं वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर वो एक रैली संबोधित करेंगे। उसके बाद वो अगरतला में भी एक रैली संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में रैली संबोधित करते हुए कहा था कि त्रिपुरा लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो हीरा डिजर्व करते हैं। हीरा मतलब हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और एयरवेज। तो प्रीति, अगर मैं आपको बताऊं तो 2013 में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 1.5% से भी कम था और 2014 के भी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5% ही वोट शेयर था। लेकिन अब सिर्फ 3 सालों के अंतराल में ही बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। तो अब यहाँ की बीजेपी है उसका पूरी तरह से मानना है कि जो मोदी मैजिक है, जो मोदी का करिश्मा है, उसको वो यूज कर त्रिपुरा के सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर अब खुद सत्ता पर काबिज होने पर कामयाब रहेगी। तो इसी लिहाज से आज 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में करेंगे। जी प्रीति। बिल्कुल, और इसको लेकर अपडेट भी आपसे लगातार हम कृति लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखा जैसा पहले काफी कम लोग, 20-25 लोग ही इकट्ठा होते थे बीजेपी की रैलियों में, लेकिन इस समय बड़ी तादाद में लोग रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं और जाहिर तौर पर एक अलग विश्वास भी बीजेपी में नजर आ रहा है इस बार त्रिपुरा चुनाव को लेकर। और एक वक्त पूर्वोत्तर की राजनीति में कांग्रेस खासा दखल रखती थी, वहीं कांग्रेस आज त्रिपुरा में प्रासंगिक बने रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है। राज्य में तेजी से बदल रही राजनीति ने कांग्रेस को किनारे पर ला दिया है, जहां सीपीएम और बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व अंदरूनी संघर्ष और नाराजगी से पार पाने की कोशिश में है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी वाम मोर्चा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फंड की कमी, नेतृत्व के सवाल और कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 10 पर जीत मिली थी। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस वाम मोर्चा को शिकस्त देने में नाकामयाब रही और उसे मुख्य विपक्षी दल से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ने लगी और वो पार्टी छोड़ने लगे। The people who has deserted us, we say the head has gone, the body is still with us. Number one. Number two, they were elected MLA at the symbol of the hand, but they are not so popular in that respect. अगस्त 2017 में बीजेपी को तब मजबूती मिली जब सुदीप रॉय के नेतृत्व में टीएमसी के 6 विधायक पार्टी में शामिल हो गए। ये विधायक 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए थे। साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन हुआ तो ये विधायक टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। Once we saw that we won't be able to deliver goods to the people whom we assure time and again, who used to dream that if Congress comes to power, probably we can deliver the goods to the people. That will not happen in reality. And we are in politics not for our own sake, for the interest of the interest of the common people of the state of Tripura. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस त्रिपुरा चुनाव में गंभीरता नहीं दिखा रही और इसका मकसद सीपीएम को फायदा पहुंचाना है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की रुचि नहीं लेने से त्रिपुरा में पार्टी संकट में है। Only 2 MPs are elected from this state. So that way, at the number of MP wise, it is not very important. Most of the grassroots workers and leaders of the Congress believe that. So they said that they had long been fighting with the central leadership, but they were not getting any support. So they had turned to BJP. कांग्रेस ने सत्ता में आने पर विकास, रोजगार और किसान कर्ज माफी का वादा किया है। पार्टी ने 60 सीटों में से 59 पर उम्मीदवार उतारे हैं। पूरे त्रिपुरा की सड़कों में आपको ऐसे झंडे देखने को मिल सकते हैं बीजेपी के और लेफ्ट के।
लेकिन इन झंडों की भीड़ में भी कांग्रेस कहीं खोई सी नजर आती है। यहाँ तक कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता तरुण गोगोई ने भी कह रखा है कि त्रिपुरा में कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। अगरतला से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ मिश्रा, राज्यसभा टीवी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों से जुड़े कई राजनीतिक दलों ने अलग राज्य की मांग फिर शुरू कर दी है। आदिवासी संगठन लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और सत्ताधारी सीपीएम आदिवासियों के लिए ज्यादा स्वायत्तता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अलग राज्य की मांग खारिज कर दी है। त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजाति समूह विधानसभा चुनाव में किसी भी दल की जीत के लिए अहम हैं। आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त परिषद के तहत आने वाले ये इलाके राज्य के कुल क्षेत्रफल के करीब 68% हैं। त्रिपुरा की कुल आबादी में आदिवासी करीब 1/3 हैं। बीजेपी ने इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी छोटे राज्यों के निर्माण के पक्ष में रही है, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो त्रिपुरा से अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि सत्ता में आने पर वो आदिवासियों को ज्यादा स्वायत्तता देगी। आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस बना है वो कॉमन डिक्लेरेशन के ऊपर बना है और हम दोनों एक मुद्दे पर इकट्ठा आए हैं कि हम लोगों को सबसे पहले सीपीएम को स्टेट से हटाना है। कॉमन डिक्लेरेशन में हमने कहा है सोशियो इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे विषयों को लेकर इस राज्य के जनजातियों का डेवलपमेंट करने के लिए ये अलायंस कमिटेड है। बीजेपी और आईपीएफटी के बीच गठबंधन ने आदिवासी नेताओं के बीच दूरी बढ़ा दी है। आदिवासियों के एक समूह त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी अब पुरजोर तरीके से अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ा रही है। पिछले 2.5 दशक से त्रिपुरा में शासन कर रही सीपीएम ने शांति, एकता और विकास जैसे चुनावी नारों में अखंड शब्द को पहली बार जगह दी है। बीजेपी और आईपीएफटी में गठबंधन से सीपीएम को सत्ता विरोधी लहर से पार पाने का मौका मिल गया है। BJP and the divisive forces that IPFT, they are trying to disrupt the free, fair, peaceful election. In spite of all these things, people will vote for formation of the 8th Left Front government here. त्रिपुरा की राजनीति में 40 के दशक से ही आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच तनाव और आदिवासी इलाकों के लिए स्वायत्तता निर्णायक मुद्दे रहे हैं। आजादी के बाद विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापित लोग त्रिपुरा पहुंचे। 1971 की लड़ाई के बाद 13,80,000 लोगों ने में शरण ली। तब त्रिपुरा की आबादी 15,50,000 के करीब थी। 1901 में राज्य की आबादी में करीब 53% आदिवासी नागरिक थे। 2001 में ये आंकड़ा घटकर 31% पर आ गया। This time, whether CPIM will able to maintain this supremacy, it is comes under question, because the IPFT, the new regional political party that came up with the slogan of a separate state, they enjoyed, they captured the imagination of the younger generation of tribals. त्रिपुरा आज आदिवासियों के लिए अलग राज्य और संसाधनों के सही वितरण की मांग के बीच फंसा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सोशल और पॉलिटिकल एलिनेशन की वजह से त्रिपुरा में 1960 के दशक में कई ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स बने। त्रिपुरा लैंड या फिर एक अलग स्टेट ट्राइबल्स के लिए शायद ना हो सके, लेकिन ऐसे स्टेट में जहां 60 में से 20 सीट्स ट्राइबल रिजर्व्ड हों, ट्राइबल्स की संवेदनाएं एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इसी को देखते हुए सारी पार्टियां ट्राइबल्स के हितों की सुरक्षा करने का दावा कर रही हैं। त्रिपुरा से कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट आज जारी कर दिया। विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए बीजेपी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेघालय में बदलाव की जरूरत है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में मेघालय के विकास पर खासा जोर दिया गया है। We are striving to accomplish सबका साथ, सबका विकास. So if it is time for change in Meghalaya, why is it?
that we want this change. I'll straight come to the point. Change can be brought by anybody, any party, any government. Wouldn't you expect that a state like Meghalaya gets its due? Wouldn't you expect that a state like Meghalaya, where youngsters are so talented, we find them now everywhere doing some of the best jobs. And if they can do it elsewhere, should they be doing it at home also? If a party which has been in power in the state for about 10 years, substantial part of which was also with the same party ruling in Delhi, you would think the aspirations of the people of Meghalaya will be addressed. नागालैंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग आज मेघालय का दौरा करेगा। इस दौरान चुनाव आयोग राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और आला पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। निर्वाचन आयोग का दल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा आयकर विभाग, आबकारी विभाग, रिजर्व बैंक और नारकोटिक्स विभाग के साथ भी कई बैठकें करेगा। इससे पहले कल कोहिमा में नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को चुनाव होना है। कुछ और अहम खबरें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ 280 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसके बाद ईडी ने 3 राज्यों में कम से कम 10 ठिकानों पर तलाशी ली। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर सीबीआई एफआईआर के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई के कुर्ला में स्थित घर, काला घोड़ा इलाके में उनके आभूषण बुटीक, बांद्रा और लोअर परेल में कंपनी के 3 ठिकानों पर तलाशी ली। इसके अलावा सूरत में 3 ठिकानों और दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में नीरव मोदी के शोरूम पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे और तलाशी ली। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने खुलासा किया था कि उसने 1 अरब 77 करोड़ डॉलर यानी करीब 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी वाले लेन देन को पकड़ा है। इस मामले में नीरव मोदी ने कथित रूप से पीएनबी की मुंबई शाखा से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल करके अन्य भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया। पीएनबी ने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो पत्र है जिसके आधार पर एक बैंक की ओर से अन्य बैंकों को एक तरह से गारंटी पत्र उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर विदेशी शाखाएं कर्ज की पेशकश करती हैं। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कल कहा कि ये अकेला मामला है और इससे दूसरे बैंकों पर असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय ने तुरंत पीएनबी से ये मामला सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भेजने को कहा ताकि तेजी से कार्रवाई की जा सके। वहीं पीएनबी ने कहा कि इन लेन देन के आधार पर अन्य बैंकों ने शायद कुछ ग्राहकों को विदेशों में कर्ज दिया है। हालांकि पीएनबी ने इन बैंकों का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा यह जा रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने पीएनबी के गारंटी पत्रों के आधार पर कर्ज दिया। विदेशी बैंक शाखाएं भी जांच के घेरे में हैं। इस मामले में कई बड़ी आभूषण कंपनियां मसलन गीतांजलि, गिनी और नक्षत्र भी विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गई हैं। इन कंपनियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव लोक रंजन ने कहा कि मामला नियंत्रण से बाहर नहीं है। You are asking me things which I am not involved with, I am not authorized to speak on. But I don't think this is out of control or worry at this point in time. That's my broad sense again. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र से सरकारी प्रयासों में भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर ही स्वास्थ्य से जुड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत भी बताई। उपराष्ट्रपति ने ये बात कल दिल्ली में बच्चों के लिए बने मधुकर रेनबो अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुपोषण भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब व्यक्ति की पहुंच में होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की नई स्वास्थ्य योजना की सराहना करते हुए स्वस्थ भारत के निर्माण में सबकी सहभागिता का आह्वान किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में शिशु मृत्यु दर तेजी से कम हो रही है, जो विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले
बेहतर है। The public sector and private sector joined together, we can take the progress much faster. That has been the experience. बच्चों के लिए विशेष अस्पताल बहुत जरूरी है। कारण क्या है, वो हमारा फ्यूचर है, भविष्य है। उनके देखभाल करने के लिए विशेष प्रबंध करना, डॉक्टरों और नर्सों का विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा भी सबके पहुंचने में होना चाहिए और यह सेवा कम से कम कीमत पर आम जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। We are converting our sub-centers, which is 1.5 lakh, into wellness centers. That means now we will be not taking care only of the mother and the child, but we'll be taking care of the dental care, the mental care, the geriatric care, the ENT, and the universal screening, compulsory universal screening at the age of 30 for cervix cancer, for breast cancer, for oral cancer, for hypertension, and for diabetes. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की वैभवशाली संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है, लिहाजा इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बुधवार को उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने देश के मशहूर चित्रकार विवान सुंदरम की बनाई हुई कलाकृतियों और चित्रों का अवलोकन भी किया। केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पर्यावरण के मसले पर बच्चों से बातचीत की। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू की गई खास पहल ग्रीन गुड डीड्स अभियान के बारे में बच्चों को बताया। डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन के घर एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बच्चों के लिए ये खास प्रदर्शनी है। सकते हैं ये खास प्रदर्शनी क्या मकसद है, क्या वजह? मकसद बड़ा स्पष्ट है कि साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ओशन साइंस के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में, इन सब में जो प्रगति देश में हुई है, एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रगति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, उस सबको हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है। एक नई पहल की शुरुआत ग्रीन गुड डीड के नाम से, इस पहल के बारे में समझना चाहिए। देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने लिस्ट बनाई है कि 500 से ज़्यादा ऐसे अच्छे छोटे छोटे काम हो सकते हैं जो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, और उनको हर व्यक्ति अगर एक अच्छा काम भी ग्रीन गुड डीड करे तो देश भर में एक दिन में 132 करोड़ ग्रीन गुड डीड हो सकते हैं। तो हमने लोगों से कहा है कि आपकी एक ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एनजीओज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आरडब्ल्यूए को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, पर्यावरण को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट से लेकर कई जगह दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मामला उठा, देश भर में पर्यावरण को लेकर खास तौर पर क्या माना जाए कि कब दिल्ली वाले और बाकी लोग साफ हवा? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जितने साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं, जितने सोशल तरीके हो सकते हैं, जितने टेक्निकल तरीके हो सकते हैं, इवन प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके अंदर इंटरवीन करते हैं। बजट में आपने देखा इसके लिए कितना जो है विशेष ध्यान दिया गया है, स्टबल बर्निंग और दूसरे इश्यूज़ के लिए। और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी 3 दिनों की यात्रा पर आज भारत आएंगे। राष्ट्रपति हसन रूहानी आज शाम हैदराबाद पहुंचेंगे। वो 15 और 16 फरवरी को हैदराबाद रहेंगे। शुक्रवार को वो हैदराबाद में मक्का मस्जिद में नमाज-ए-जुमा अदा करेंगे। इसके बाद वो मुस्लिम विद्वानों के समूह को संबोधित करेंगे। उनका हैदराबाद में ऐतिहासिक इमारतों को देखने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति हसन रूहानी 16 फरवरी को ही दिल्ली पहुंचेंगे और इसके अगले दिन यानी 17 फरवरी को उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और ईरान के बीच में काफी समय से मजबूत संबंध हैं। चाबहार बंदरगाह के उद्घाटन के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वित्तीय निवेश बड़ी मात्रा में कर रहा है। राष्ट्रपति हसन रूहानी का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मिलने का कार्यक्रम है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह केपी ओली को देश की कमान सौंपी जाएगी। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली होंगे। संसदीय चुनाव के संपन्न होने के 2 महीनों बाद सीपीएन-यूएमएल ने उन्हें अगले प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार नामित किया है। 65 साल के ओली इससे पहले प्रधानमंत्री
हैं। वो 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक प्रधानमंत्री रहे। ललितपुर में सीपीएन यूएमएल की स्थायी समिति की बैठक में ओली को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में हुए संसदीय चुनाव में सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी सेंटर के गठबंधन को 245 सदस्यीय संसद में 174 सीटें हासिल हुईं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को देश के नाम टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने राष्ट्रपति जुमा को इस्तीफा देने का आदेश दिया था। राष्ट्रपति जैकब जुमा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे, जिस वजह से उनकी पार्टी ने ही उनसे इस्तीफे की मांग की थी। जुमा की पार्टी एएनसी ने उन्हें पद छोड़ने या फिर गुरुवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा था। साल 2009 से सत्ता में रहे जुमा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। उन्होंने ऐसे वक्त में पद छोड़ा है जब वो कई आरोपों में घिरे हैं और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पार्कलैंड के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 17 लोगों की मौत हो गई। आरोपी छात्र की पहचान 19 साल के निकोलस क्रूज के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। 19 साल का निकोलस स्कूल के पूर्व छात्र है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। FBI स्थानीय प्रशासन की मदद में जुटी है। 2013 से अमेरिका में स्कूलों में गोलीबारी के 291 मामले सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं फ्लोरिडा में हुई गोलीबारी में पीड़ितों के साथ हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा के गवर्नर से बात करके ताजा हालात की जानकारी ली है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।